नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा रिवीजन का 15 नंबर का लेक्चर है और हम देख रहे थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन 3 सब्जेक्ट की रिवीजन। तो आज का जो लेक्चर है उसमें शुरुआत करते हैं। देखो, जो ज्योग्राफी में आज हमें क्या देखना है। आज तारीख है 27। हमें आज देखना है जियो सिंक्लाइन एक बहुत छोटा टॉपिक है, कंसेप्ट है, इसको समझते हैं हम। तो आज के लेक्चर में हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है जियो सिंक्लाइन? देखो, लॉन्ग नैरो बट शालो वाटर डिप्रेशन कैरेक्टराइज बाय सेडिमेंटेशन एंड सब्सटेंसेस। मतलब क्या होता है? अब देखो, ये समंदर है, मैं आपको कन से बता रहा हूँ, ये समंदर है और उसके नहीं, ये देखो यहाँ पे कंटिनेंट है, ये लैंड मास है, ऊपर है माउंटेन वगैरह यहाँ पे, और यहाँ पे समंदर है। अब इसके नीचे एक प्लेट है, समंदर के नीचे, और कंटिनेंट के नीचे एक प्लेट है। तो जियो सिंक्लाइन मतलब क्या होता है? समंदर के नीचे जो मड होता है ना, मड जो सारा का सारा, ये मड एक जगह नीचे आता है, इसका एक बहुत बड़ा एक डिप्रेशन होता है, इसका एक फ्लो होता है। तो लॉन्ग नैरो, लॉन्ग मतलब बहुत बड़ा लंबा होता है, और नैरो मतलब छोटा होता है, समझ रहे क्या? लंबा होता है पर लंबाई से लंबा होता है, बट विड्थ से छोटा होता है। शालो वाटर डिप्रेशन, शालो मतलब क्या? फैलने वाला ऐसा वाटर डिप्रेशन कैरेक्टर बाय सेडिमेंटेशन है सब्सटेंसेस, मतलब छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं यहाँ पे नीचे, जो ओशन का जो नीचे जो प्लेट्स है उसके वहाँ पे उस प्लेट में, मतलब ओशन का जो जहाँ पे खत्म हो जाता है, बॉटम जो होता है, उसके नीचे जो छोटा छोटा मड होता है, वो रेत होती है, वो यहाँ पे नीचे होती है, वो खिसकते रहती है, और इतनी खिसकती है वो कि वो जो कंटिनेंट है उसके नीचे आ जाती है, नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से मैं बात कर रहा हूँ। ये खिसकते इधर से आ जाती है। और जब ओशन और कंटिनेंट कन्वर्जन होता है, जैसे हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखा था, या ओशन प्लेट कट और ये प्लेट, इनका जो कन्वर्जन हो जाता है, तो ये वाली जो मिट्टी ना, जो ये सब्सटेंसेस, ये मड, ये नीचे यहाँ पे चल जाता है, समझ गए? और बाद में जब कंटिनेंट कन्वर्जन हो जाता है इधर ही, बस ये वाला पार्ट नहीं, बस यहाँ पे जब कन्वर्जन होता है, तो नीचे से जो लावा बाहर आता है या जो भी बाहर आता है, इससे माउंटेन बनते हैं। और फिर ये माउंटेन की जो रेत है, यहाँ की जो मिट्टी, इसका जो केमिकल, यहाँ की जो रॉक है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन, यहाँ की और समंदर के नीचे वाली जो रॉक है उसका केमिकल कंपोजिशन, वो एक जैसा होता है। समझ गए आप? तो शुरू में क्या होता है, ये जोग्राफर जो थे ना, ये एकदम डर गए थे। इनको लगा कि हम जो रॉक के, जो हमारा माउंटेन है, जैसे हिमालय के ऊपर जो रॉक है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन अगर आप देखते हो, तो वो केमिकल कंपोजिशन अरेबियन सी का जो नीचे वाला, जो समुद्र के नीचे वाला रॉक है, उससे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि अरेबियन सी का जो नीचे वाला रॉक है, वो जब ओशन कंटेंट कन्वर्जन हुआ होगा, इसका इंडिया वाला और वो ओशन वाला, मतलब अरेबियन सी वाला, तब क्या हुआ होगा? तब ये नीचे वाला जो उसके नीचे जो सेडिमेंट्स है अरेबियन सी के, वो इंडिया के नीचे आ गए होगी, मिट्टी के नीचे। और जब इंडिया में कांड हो गया, मतलब कौन सा, ये माउंटेन जो अपना लैंड वाला जो हुआ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हमने देखा था, उसमें जो लैंड में जो ये हो गया था, लैंड के नीचे जो दो प्लेट थी, तो कंटिनेंट कन्वर्जन जब हुआ था, तो इधर की मिट्टी जब ऊपर आ गई, तो वो मिट्टी उधर से खिसक के आई हुई थी, तो इसलिए वो मिट्टी और ये मिट्टी मैच कर गई, रॉक केमिकल कंपोजिशन। तो समझिए जियो सिंक्लाइन क्या होता है? तो जियो सिंक्लाइन वही मिट्टी होती है, जो मड होता है ना, जो सेडिमेंट, वो जो नीचे जाके इधर एक बार ऊपर जाता है, तो इसको जियो सिंक्लाइन बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है, अगर आपको एग्जाम में, कि जो रॉक होता है, जो माउंटेन्स होते हैं, उसके ऊपर जो रॉक होता है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन, समंदर वाले उसके नज़दीक जो समंदर होगा, उसके केमिकल, उसका जो नीचे वाला जो रॉक है, उसका उससे मिलता है, उसका केमिकल कंपोजिशन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जियो सिंक्लाइन होते हैं। तो आंसर उसका जियो सिंक्लाइन की वजह से। समझ गए आप? तो इस क्वेश्चन आता है, इसको किसने फाउंड किया था? देखो, जो सिंक्लाइन कंसेप्ट वॉज डेवलप बाय द फर्स्ट अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जेम्स हेल एंड जी डी डैना और जेम्स हेल, जो 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको, जो अपेलियन माउंटेन्स है वहाँ पे खोजा था, फर्स्ट टू कन्विंस द आइडिया ऑफ सिंकिंग जियो सिंक्लाइन देयर रिलेशन टू ओरिजिन। तो ये जो थे ना, ये दोनों, ये जो डैना भाई सब जो थे, जेम्स डैना ने फर्स्ट टाइम क्या किया था? डैना जो थी, जी डी डैना ने फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, इन्होंने लोगों को कन्विंस किया था कि ये जियो सिंक्लाइन नाम की चीज़ होती है। शुरू में लोगों ने इनका बेवकूफ़ बनाया, पर बाद में इन्होंने उसको प्रूव कर दिया। समझ गए? अब जियो सिंक्लाइन खत्म हो चुका है। अब दूसरा, इसी टॉपिक में हमें दूसरा एक, इसी चैप्टर में जियो सिंक्लाइन वाला एक दूसरा टॉपिक देखना है हमें, वो है पामीर नॉट क्या होता है? देखो, हमारा इंडिया है, इंडिया के ऊपर जो माउंट एवरेस्ट है, आसपास वो चाइना में माउंटेन्स है कुछ, अफगानिस्तान में कुछ माउंटेन्स है, हिंदू कुछ गए अफगानिस्तान से, ये पाकिस्तान से कुछ माउंटेन्स गए, समझ रहे? अलग अलग जगह माउंटेन्स गए। तो क्या है, ऊपर जो एक देश है हमारे ऊपर, एक तजाकिस्तान नाम का देश है, तो तजाकिस्तान नाम का एक देश है, वहाँ पे एक लैंडफॉर्म है, वहाँ पे ऐसे एक जगह है जो अब ऊपर उठी हुई जगह है। देखो यहाँ पे ये तजाकिस्तान है, वहाँ पे एक ऊपर उठी हुई जगह है, और उसी जगह से सारे जो माउंटेन के रेंजेस है ना, वो उधर से निकले हुए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आप इमेजिन करो, और वहाँ पे एक गांठ बंधी हुई है, सारे के सारे जो माउंटेन्स रेंज है उनकी, और वो जो गांठ है उसको नॉट बोलते हैं, वो नॉट जो है उसको बोलते हैं पामीर नॉट। समझ गए आप? तो मीनिंग क्या है पामीर नॉट का? ताजिक में मतलब, पामीर मतलब ताजिक जो है तजाकिस्तान की लैंग्वेज, उसमें अपलैंड पोर्शन। तो पामीर नॉट मतलब क्या? एक ऐसा ऊपर उठा
जो हमारा सा एशिया है, एशिया में जितने यहाँ पे नीचे सेंट्रल एशिया में जितने भी माउंटेन्स है और साउथ एशिया में भी इंडिया को पकड़ के वहाँ पे जितने भी माउंटेन्स आए वो एक जगह से निकले हुए, एक जगह उसकी गांठ बंधी हुई है, एक नॉट बंधी हुई है, उस गांठ को, उस नॉट को बोलते हैं पामीर नॉट, क्योंकि वो कहाँ पे तजाकिस्तान में ऊपर उठे हुए पोर्शन को बोलते पामीर बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा आपको पामीर नॉट कौन से देश में, तजाकिस्तान में। और क्वेश्चन और एक आएगा कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, तो पामीर नॉट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे साल जो है स्नो से कवर होता है, समझ गया। और एक क्वेश्चन आएगा कि पामीर नॉट में से कौन से जो माउंटेन्स रेंजेस निकली सेंट्रल एशिया की, कौन से माउंटेन रेंजेस पामीर नॉट से निकले, तो ये जो तियान शान है, काराकोरम है इंडिया वाली, तियान शान चाइना वाली, कुनलुन जो कुनलुन शाह ये भी चाइना में, और हिंदू कुश जो अफगानिस्तान के आसपास है, ये सारे के सारे जो माउंटेन रेंजेस है ये पामीर नॉट से निकली, समझ गए। 3 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन। सबसे पहले पामीर नॉट क्या है, एक अपलैंड पोर्शन है जहाँ से सारे माउंटेन की नॉट निकली हुई। दूसरा क्वेश्चन पामीर नॉट कहाँ पे, तजाकिस्तान में। तीसरा क्वेश्चन रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, तो पामीर नॉट को बोला जाता है। और चौथा क्वेश्चन पामीर नॉट से कौन से जो माउंटेन्स है उनका मतलब वहाँ से निकले हुए वो, तो तियान शान, कुनलुन शान, काराकोरम, हिंदू कुश, समझ गया आप। तो इस तरीके से हमने आज का जो हमारा लेक्चर था, देखो इसमें रिवीजन, इसमें कुछ नहीं था, ये जो जियो संकलन वाला चैप्टर इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसको हमने इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके हमने यहाँ पे रिवीजन कर ली। चलो हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, हिस्ट्री की रिवीजन देखते हैं। तो चलिए हिस्ट्री की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखो हिस्ट्री की रिवीजन में हमने लास्ट लेक्चर तक ये प्री हिस्टोरिक और स्टोन एज से लेके गुप्ता पीरियड, ये जो टॉपिक है ना, यहाँ तक हमने सारा खत्म कर दिया था। और आज का जो लेक्चर है हमारा, उस लेक्चर में हम एशियन हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक देखने वाले, जिसका नाम है पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो उसको हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे इस हिसाब से हमने ये जो यहाँ पे ये इसको ख़त्म किया था। आप यहाँ पे देखते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। चलिए आगे, जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उसमें हमें 4 डायनेस्टी देखनी है। कौन सी 4 एम्पायर। एक था हर्षा का एक एम्पायर था, हर्षा एक राजा था, उसका एक एम्पायर था। उसके बाद पल्लवास का एम्पायर था, चालुक्य का था, और वटाकटास का था। तो आज का लेक्चर उसमें हम ये 2 देखने वाले, 2 बाद में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हर्षवर्धन से। ये हर्षा एक बहुत बढ़िया एक राजा था हर्षा, इसलिए ये इतना बढ़िया था कि इसका जो नाम है एम्पायर का, वो इसके जो डायनेस्टी उसके नाम से नहीं बल्कि इसके खुद के नाम से ये फेमस है, हर्षवर्धन। तो इसमें हम 4 चीज़ें देखते हैं। उसके बाद पहले उसके फैक्ट देखते हैं, उसके बाद वो कैसे राजा बना, उसके बाद उसका एम्पायर कैसे था, उसके बाद डेथ के बाद क्या हुआ। तो सबसे पहली चीज़ हर्षवर्धन, फैक्ट अबाउट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक राजा था जो कि ये थानेसर जो हरियाणा, वहाँ के एक राजा था। वहाँ पे 590 AD में, 590 AD में ये प्रभाकर वर्धना जो राजा था, स्थानेश्वरा मतलब थानेसर जो अभी हरियाणा में, वहाँ का, उसके घर इसका जन्म हुआ था 590 AD में। और बाद में ये राजा बना था 606 AD से लेके 647 AD तक। अब आपको लगेगा 590 में तो जन्म हुआ है, फिर क्या 16 साल में राजा बना था क्या? हाँ 16 साल में राजा बन गया था। यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन आप बिलोंग, इस पे क्वेश्चन आता है। पुष्यभूति डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं उसको। हर्षा जो है ये इस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। उसके बाद ये हिंदू था, पर बाद में इसने महायाना बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था। इसकी वाइफ जो थी दुर्गावती, उससे उसने शादी की थी। इसको एक डॉटर थी और 2 लड़के थे। डॉटर तो बच गई, पर दोनों लड़कों को एक मिनिस्टर ने मार दिया। अब हर्षा राजा कैसे बना 16 साल में, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ था, हर्षा के जो पिताजी प्रभाकर वर्धना, इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद राज्यवर्धना इसका भाई था, बड़ा भाई, ये राजा बन गया थानेसर का, समझे, थ्रोन ऑफ थानेसर। इसने ये गद्दी पे ये बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, इसकी एक बहन थी राजेश्री, इसकी शादी हो गई थी। कन्नौज का एक राजा था ग्रहवर्मन, ये ग्रहवर्मन के साथ इसकी बहन की शादी हो गई थी। इसके बाप चल बसे थे, उसका भाई राजा बन गया था थानेसर का। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद पिक्चर में और एक विलन का एंट्री होती है। ये कन्नौज में एक राजा था, देखो यहाँ पे, उसका नाम था सशंका। ये सशंका जो था ये गौदा किंग था, इसने क्या कर दिया, ये ग्रहवर्मन जो है, जो हर्षा की बहन है राजेश्री, उसका जो पति है उसको मार दिया। और राजेश्री को इसने प्रिजनर बना दिया, मतलब बंदी बना दिया। अब बहन को बंदी बनाया तो कोई भी भाई का खून खोल जाएगा। बट अब राजा कौन है फिलहाल, राजा हर्षा का भाई है, हर्षा तो छोटा है, राजवर्धना। तो राजा जो राजवर्धना अपनी जो बहन है राजेश्री, इसको बचाने के लिए ये जो गौदा किंग है इससे लड़ पड़ा, मतलब इसके पास गया उसको छुड़ाने के लिए, बहन को छुड़ाने के लिए। बट क्या हुआ, ये जो सशंका है, जो गौदा किंग है, इसने राजवर्धन को भी मार दिया, समझ रहे, हर्षवर्धन किल्ड राजवर्धन। अब देखो क्या हुआ, हर्षा के पिताजी चल बसे, भाई बड़ा भाई राजा बन गया था, पर बीच में क्या हुआ, जो बहन का पति उसको किसने मार दिया और बहन को किडनैप कर दिया। बड़ा भाई उसको छुड़ाने गया, बड़ा भाई भी मर गया,
बहन किडनैप, बहन का हस्बैंड मर चुका है और पिताजी भी मर चुके हैं। अभी पिक्चर में कौन कौन है? सिर्फ हर्षा और उसकी बहन है। तो फिर हर्षा ने क्या कर दिया, जैसे भाई मर गया तो यहाँ पे राजा की कुर्सी खाली हो गई। तो 16 साल के बच्चे ने, मतलब 16 साल का जो हर्षवर्धन था, उसने गद्दी अपने हाथ में ले ली और वो 16 साल में राजा बन गया। आगे क्या हुआ, अब भाई बहन को छुड़ाना था, अपनी बहन को रेस्क्यू करना था। इसने क्या किया, फिर इसने अलायंस कर दी। वहाँ पे और एक राजा था कमरूपा किंग था एक, उसका नाम था भास्कर वर्मन। इससे इसने गठबंधन कर दिया और हर्षा और भास्कर वर्मन दोनों शशंका को हराने के चले गए। इनको देख के शशंका की फट गई और वो कन्नौज छोड़ के भाग गया, समझ गए। और इसी तरह हर्षा कन्नौज का राजा बन गया, समझ गए ना आप। हर्षा किसका? कन्नौज का राजा बन गया। यहाँ पे देखिए, ये जो इसका जो बहन हुई था, मतलब बहन का जो पति था, वो कन्नौज का राजा था, गवर्नर ऑफ कन्नौज। और कन्नौज पे कब्जा किसने करके रखा था? शशंका ने करके रखा था। तो जैसे हर्षा की वहाँ पे एंट्री होगी तो ये वह कन्नौज छोड़ के भाग गया और हर्षा कन्नौज का राजा बन गया। देखो एम्पायर को, हर्षा का एम्पायर कितना बड़ा था। कन्नौज अब इसके कब्जे में आ चुका था और उसके 2 किंगडम हो गए, एक कन्नौज का किंगडम और एक पप्पा वाला किंगडम कौन सा? थानेसर, जहाँ पे इसका बाप का पूरा पहले एम्पायर था। फिर हर्षा ने क्या कर दिया, जो थानेसर का जो कैपिटल था ये कन्नौज में इसने ट्रांसफर कर दिया। और जो गुप्तास थे, हमने कल के लेक्चर में देखा था, गुप्ता के फॉल होने के बाद, मतलब गुप्ता एम्पायर गिरने के बाद जो सारा का सारा नॉर्थ इंडिया है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे किंगडम में। तो वो सारे के सारे किंगडम जो है इसको हर्षा ने यूनाइट किया और अपने एम्पायर में मिला दिया। इसने पंजाब और सेंट्रल इंडिया यहाँ पे भी कब्जा कर लिया। और जो शशंका जो भाग गया था ना, वो जिसके भाई को जिसने मारा था, तो वो जो भाग गया था वो बंगाल भाग गया था। बाद में ये भी मर गया। जब ये मर गया ना, उसके बाद हर्षा ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसको भी अपने कब्जे में ले लिया। मतलब पंजाब पे से होके, गुजरात से होके, ऐसा ऐसा करके देखो ये इतना बड़ा हर्षा का एम्पायर था, समझ गए। अकेले के दम पे इसने इतना किया। उसके बाद आगे हर्षा ऑल्सो डिफीटेड द वल्लभी किंग इन गुजरात। वल्लभी किंग जो था उसको हराया और गुजरात को भी अपने इसमें मिला लिया। बाद में हर्षा ने क्या कर दिया, वल्लभी किंग जो था ध्रुव था, उसको अपनी बेटी से, मतलब बेटी की शादी उससे करवा दी। हाँ भाई, हर्षा जो था नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे देखिए हर्षा नॉर्थ इंडिया में इतना ये हुआ था कि सबको लगा था हर्षा दूसरा अशोक है और हर्षा पूरा साउथ इंडिया में मिला देगा। नॉर्थ इंडिया पे देखो नर्मदा रिवर यहाँ तक था हर्षा नीचे आने वाला था। और अगर हर्षा नीचे आता तो हर्षा सबको हरा देता। पर उस टाइम पे क्या हुआ, एक राजा था यहाँ पे देखिए पुलकेशिन टू ने हर्षा को हरा दिया 618 ईडी में, 618-19 ईडी में उसने हरा दिया। और हर्षा को लिमिट कर दिया, कहा तक सिर्फ नर्मदा रिवर के ऊपर तक, नहीं तो हर्षा नीचे भी जाता। हर्षा के कार्यकाल में 2 टाइप की टेरिटरीज होती थी, एक थी डायरेक्ट हर्षा के अंडर और दूसरी थी फ्यूडेटरीज। मतलब ये कुछ पाटिल टाइप के लोग होते हैं या जो होते ना जागीरदार टाइप लोग, उनको इसने वो चलाते थे सारा और वो इसको रिपोर्ट करते थे। और कुछ डायरेक्ट ये खुद रिपोर्ट लेता था, मतलब खुद के कंट्रोल में थी। क्वेश्चन आएगा कि ये जो हुइनतांग है, देखो यहाँ पे हुइनतांग जो है ये किसके कार्यकाल में इंडिया में विजिट की थी इसने? तो ये फॉरेन ट्रैवलर था, चाइनीज़ था। इसने हर्षा के कार्यकाल में इंडिया में इसने विजिट की थी। उसके बाद ये इसने काफ़ी लिखा था कि हर्षा बहुत अच्छा है, जेनरस है, जस्टिस देता है लोगों को, पैटर्नर्स आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करता है। हर्षा के बारे में अच्छी खासी चीज़ें इसने लिखी। उसके बाद हर्षा के कोर्ट में बृहदाता, देखो ये सॉरी भाना एक पोएट थे जो कि हर्षा के कोर्ट में एक पोएट थे, उसने हर्षा चरित्र लिखा है और उसी के से हमें सारी चीज़ें पता है जो हम पढ़ रहे हैं, समझ गए। हर्षा खुद भी एक बहुत बढ़िया राइटर था, उसने कुछ चीज़ें लिखी थी संस्कृत में, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा, ये चीज़ें भी हर्षा ने खुद लिखी थी। उसके बाद आगे नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको जनरसली सपोर्ट किया था हर्षा ने, उसको पैसा भी इससे दिया था वापस उसको अच्छे से करने के लिए, अच्छे से उनको इसको प्रमोट करने के लिए। उसका जो टैक्स जो था वो भी बहुत, मतलब स्ट्रक्चर था बहुत बढ़िया था। 1/4 ऑफ टैक्स कलेक्ट करता था। मतलब किसी आदमी ने 100 रुपये कमाए उसके राज्य में तो 25 रुपये टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को, मतलब उसकी गवर्नमेंट को। अच्छा मिलिट्री कंट्रोलर था और एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, इसलिए तो इतना सारा उसने जीत लिया था। हर्षा, देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये कितना सही लिखा है यहाँ पे। हर्षा जो है वो लास्ट राजा था, हर्षा लास्ट राजा था अशोका के बाद जिसने इतना बड़ा एम्पायर जिसके कब्जे में था। उसके जाने के बाद मुस्लिम आने से पहले हर्षा लास्ट राजा था जिसने इतने बड़े एरिया पे कब्जा किया था, मतलब इतने बड़ा इसका एम्पायर था, समझ गए आप। उससे बाद मुस्लिम आए थे, उसके बाद कोई या मुस्लिम छोड़ के यहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो इतना बड़ा एम्पायर किसके पास नहीं आया था फिर, समझ गए। हर्षा चल बसा कब 674 ईडी में, एक 41 साल तक उसने राज किया था और वो डाइड विदाउट हेयर, मतलब वो उसका कोई बेटा कुछ नहीं था। तो बेटी की शादी हो गई थी गुजरात के वो वल्लभी किंग से, और बेटे को तो मार दिया था, दोनों के बेटे को मिनिस्टर ने। तो इस तरीके से हर्षा बनने के बाद उसका जो एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, समझ गए आप। हमने हर्षा को पूरा अच्छे से एकदम स्टोरी वाइज पढ़ लिया। अब पल्लवास को देखते हैं। देखो पल्लवा डायनेस्टी थी, इसको हमें इतनी चीज़ें देखनी पल्लवास की। सबसे पहले क्या है, पल्लवा इमर्ज एज दी
फॉर्मिडेबल पावर इन द साउथ अराउंड द 4th सेंचुरी एडी, और 7th सेंचुरी एडी तक ये मतलब 7th सेंचुरी एडी में इन्होंने पावर की बहुत ही मतलब हाइट को वो बहुत ही ऊपर बढ़ गई है। देखो यहाँ पे पल्लवा जो थे यहाँ पे थे, वो समझ गए ना आप। इन्होंने लगभग 500 साल तक राज किया ऐसे बोला जाता है, और इसने काफ़ी सिटीज़ बनाई, उन्होंने सेंटर ऑफ लर्निंग बनाए, टेम्पल स्कल्पचर, काफ़ी चीज़ें उन्होंने अच्छी अच्छी की जो कि अभी हमें देखनी है। अब ये तो हमने देख लिया बैराग्लियन। अब ओरिजिन देखते पल्लव आए कहाँ से थे। देखो पल्लवा की जो ओरिजिन है ना वो मिस्ट्री मतलब क्या है, पता ही नहीं कहाँ से आए, ये गुप्त राज है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ना कुछ हिस्टोरिकल बोलते हैं कि ये ब्रांच थी पल्लवाज ऑफ पार्टियन, मतलब एक पार्टियन जो थे पल्लवा के, जिनके वो ये हमें देखना है आगे एक्चुअली इनकी ब्रांच थी, और वो बाद में साउथ में गए थे। और कुछ लोग का मानना है सम सेज कि ये इंडिविजुअल्स डायनेस्टी थी जो खुद मतलब वही की थी, इंडिया की थी। इंडिविजुअल्स अलग अलग टाइप से बनी थी। इस पर क्वेश्चन नहीं आता, बस इतना याद रखो कि 7th सेंचुरी एडी, 7 मतलब 700, अब 2000 चल रहा है ना, 700 एडी मतलब लगभग 1300 साल पहले साउथ इंडिया में उस टाइम पे और नॉर्थ इंडिया में 3 टाइप की पावर्स थी, चालुक्य ऑफ बदामी, पंड्याज ऑफ मदुराई और पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम। ये तीनों की तीनों पावर जो थी वो सुपरमेसी के लिए लड़ रही थी, समझ गए, सुपरमेसी के लिए ये पावर लड़ रही थी। अब हमें देखना है वो पल्लवाज के लिए एक क्वेश्चन आएगा, पल्लवाज की कैपिटल क्या थी। कांचीपुरम पल्लवाज की कैपिटल थी, जो तमिलनाडु के चेन्नई की थोड़े नीचे वाले, चेन्नई जो डिस्ट्रिक्ट है उसके नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट है कांचीपुरम, वहाँ पे पल्लवाज की कैपिटल थी, समझ गए आप। इस पर क्वेश्चन आता है आगे। पल्लवाज के राजा में देखने, देखो पल्लवाज के अलग अलग राजा थे। देखो ये क्या है, ये क्या है, शिवास्कंदन वर्मन, सिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन। ये महेंद्र वर्मन है ना, ये बहुत बढ़िया आदमी था, मतलब बहुत ही इनोवेटिव आदमी था। उसके बाद नरसिम्हा वर्मन और लेटर रूलर्स, बाकी कौन कौन बचे हुए वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, शिवास्कंदन वर्मन। शिवास्कंदन वर्मन जो है ये ग्रेटेस्ट था, मतलब ग्रेटेस्ट राजा था अर्ली रूलर्स में सारे उनके। इसने रूल किया था बिगिनिंग में, शुरू में 4th सेंचुरी से मतलब 400 एडी में, और इसने अश्वमेध को परफॉर्म किया था और वैदिक सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया था। अब आप सोचो कि इस पर कुछ क्वेश्चन आता है, इतना ही बस इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में इतना ही हमें पता है कि जिस चीज़ से हिस्ट्री में जो चीज़ें लिखी गई ना, अलग अलग जो बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उस पर लिखा होता था, अलग अलग स्कल्पचर जो या इंस्क्रिप्शंस जो है, उससे हमें वो चीज़ें पता चली। तो इसके बारे में बस इतना ही लिखा हुआ था। बाद में दूसरा जो था सिम्हा वर्मन क्या था, वो बुद्धिस्ट था, समझ रहे। इसने श्रीलंका को इंक्लूड किया था अपने किंगडम में, मतलब इंडिया का एक ऐसा राजा था पल्लवास का, जो जब नीचे राज करा था कांचीपुरम तमिलनाडु में, तो इसके किंगडम में श्रीलंका जो अभी अलग देश है वो हमारे देश के एक राजा का किंगडम का पार्ट हुआ करता था एक टाइम पे। इसने डिफीटेड कंटेम्प्रेरी तमिल जो रूलर्स थे, दूसरे राजा थे इसके टाइम के, उसको इसने हरा दिया था। पल्लवा हिस्ट्री डिफाइनेड कैरेक्टर फ्रॉम इस रूलर ऑनवर्ड्स। दिस पल्लवा की जो हिस्ट्री है वो बाद में बहुत अच्छी बनी थी ये राजा के बाद, क्योंकि इसने फिर अच्छे खासा ओपनिंग कर दी थी, अच्छे खासे रन बटोरे थे, मतलब अच्छे खासे जो अलग आसपास के किंगडम थे इसको हरा के अपने किंगडम में मिला दिया था, इवन श्रीलंका को मिला दिया था। उसके बाद देखो ये महेंद्र वर्मन, ये जो है सिम्हा विष्णु के ये बेटा था, ये समझ रहे। उसके बाद ही वॉज अ पोएट एंड कंपोज द विचित्र चिता एंड महाविशाला प्रसन्ना, विचित्र चित्रा एंड महाविशाला प्रसन्ना, ये इसने खुद लिखे थे, ये कंपोज किए थे। ये एक पोएट था, कवि था। इसने रॉक कल टेम्पल आर्किटेक्चर को इन्वेंट किया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे हिस्ट्री का। ये जो हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेम्पल है, वो जो पत्थर में बनाया गया है, पूरा पत्थर का बनाया गया है, जो रॉक कल्ट आर्किटेक्चर, मतलब क्या उसमें कुछ सीमेंट वगैरह उसने पत्थर को काट के शेप दे के उसको बनाया गया है। तो ये जो टेक्निक है ना, ये महेंद्र वर्मन ने इंट्रोड्यूस की थी, इसके कार्यकाल से शुरू में चालू हुई थी। शुरू से पहले जैन था, बाद में शिविज्म में कन्वर्ट हो गया था। शिविज्म मतलब क्या, उस शिवा की पूजा करने वाली। हिवा इसके साथ ना ये पुलके सिंह टू जो थी चालुक्य डायनेस्टी का, उसके साथ इसकी ना काफ़ी राइवलरी थी। अब पुलकेशिन टू कौन था, आप मुझे बताइए पुलकेशिन टू कौन था। पुलकेशिन टू वही था जिसने हर्षा को हराया था, समझ रहे आप। और उसकी इसके साथ महेंद्र वर्मन के साथ काफ़ी राइवलरी चलती थी। महेंद्र वर्मन डाइड इन बैटल ऑफ विथ चालुक्य। अब देखो हर्षा कब राजा बना था, 606 में बना था, और कितना 647 तक था ये। तो ये इसका कार्यकाल का है 600 से लेकर 630 तक, मतलब। और उस टाइम पे कौन था, पुलकेशिन टू भी था। मतलब क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स आर कंटेम्प्रेरी टू हर्षा। हर्षा जब राजा था तो कौन से नीचे दिए हुए राजा, मतलब जो नाम है वो भी राजा थे। तो उधर आएगा महेंद्र वर्मन था क्या, हाँ। उसके बाद पुलकेशिन टू था क्या, हाँ। उसके बाद आएगा अशोका था क्या, अशोका तो नहीं था, अशोका तो पहले हो गए BC में, समझ गए आप। तो ये आपको याद रखिए, महेंद्र वर्मन डाइड इन बैटल विथ क्या चालुक्य के साथ। जो ये देखो ये पुलकेशिन टू था उसके साथ बैटल में ये मर गया। ही वॉज एबल एंड इफिशिएंट रूलर, काफ़ी अच्छा था, एबल था, इफिशिएंट रूलर था। बाद में उसका बेटा आ गया, कौन, नरसिम्हा वर्मन जो है वो महेंद्र वर्मन का बेटा था, वो आ गया।
इसके चालुक्य ने इसके बाप को मार दिया था वार में, तो इसके दिमाग में वही बैठा था कि मैं इसको हरा दूंगा, सबको हरा दूंगा। इसको बोला जाता है कि पल्लवा जो थे उसमें सबसे ग्रेटेस्ट राजा था ये इसको क्या नरसिम्हवर्धन महामल्ला, ओके, इसको बोला जाता है। इसको ऑल महेंद्रवर्मन मार्स से भी जाना जाता है। इसने जो बाप को जिसने मारा था पुलकेशिन II को, ये पुलकेशिन II जो था देखो कितना बढ़िया था ये, इसने हर्षा को भी हराया था वॉर में, मार तो नहीं था, हर्षा को बस हराया था। बट जो महेंद्रवर्मन ने इसको तो हराया था, मार दिया था डायरेक्ट। महेंद्रवर्मन का जो बेटा था नरसिम्हवर्धन, उसने इसके साथ युद्ध लड़ा और 642 AD में, तब हर्षा जीवित था क्या? हाँ। और उसने पुलकेशिन II को मार दिया। और इसने वटापी जो था, जहाँ पे पुलकेशिन II का जो राज्य था वटापी, इसने उस पर कंट्रोल कर दिया। और चालुक्य की जो कैपिटल है, चालुक्य था ना, पुलकेशिन II चालुक्य था, उसकी जो कैपिटल थी वटापी, उसमें इसने कंट्रोल कर दिया, इसलिए इसको टाइटल मिल गया वटापी कोंडा। समझ गए? अब क्वेश्चन आएगा वटापी कोंडा किसको बोला जाता है? तो नरसिम्हवर्मन को बोला जाता है, क्योंकि उसने वटापी जो राज्य था, जो एम्पायर था, वो पुलकेशिन II उस टाइम उसको उधर का राजा था, उसको हरा दिया और वटापी पे कंट्रोल कर लिया था इसने चोला, चेराज एंड पांड्या इनको भी हराया था। समझ गए? ये हमें आगे देखने हैं। उसके बाद ये कहाँ गया? यहाँ इसने नेवल एक्सपीडिशन श्रीलंका के साथ ना, इसने क्या करता है, नेवल एक्सपीडिशंस किए थे श्रीलंका के साथ एंड री इंस्टेटेड दी सिन्हालास प्रिंसेस, मतलब इसने क्या कर दिया उनके साथ जो नेवल एक्सपीडिशंस होते, नेवल एक्सपीडिशन मतलब क्या, श्रीलंका पे इसने अपने लोग भेजे वहाँ पे जीतने के लिए, मतलब वहाँ युद्ध लड़ने के लिए। और इसने जो श्रीलंका का जो राजा था सिन्हाला प्रिंस मणिवर्मा, उसको भी री इंस्टेट कर दिया, उसको वापस गद्दी पे बिठा दिया। उसके बाद इसने जो मल्लापुरम सिटी ही फाउंडेड, क्वेश्चन आता है किसने मल्लापुरम सिटी को फाउंड किया था? तो नरसिम्हवर्मन जो है इसने मल्लापुरम सिटी को फाउंड किया था। ये क्या है? हुन तैंग, ये जो देखो हर्षा के टाइम पे था। क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मैंने बोला ना, पल्लवा किंग हर्षा पल्लवा, ये जो इसने पल्लवा के, ये जो पल्लवा है नहीं नरसिम्हवर्मन, ये पल्लवा किंग का है। और हर्षा के टाइम पे भी ये था, हुन तैंग हर्षा के टाइम पे भी आया था और इसके टाइम पे भी आया था। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही टाइम के थे। तो ये भाई साहब चाइनीज ट्रैवलर था, ये पहले हर्षा के ऊपर आ गया, हर्षा के एम्पायर इसने विजिट किया, उसके बाद नरसिम्हवर्मन के विजिट किया, उसके बाद पुलकेशिन II जो है उसको एम्पायर भी इसने विजिट किया था। क्यों? क्योंकि तीनों एक ही टाइम पे तो राजा थे, तो ये इधर खाना पीना खा लिया, उधर जाके समझ रहे और सबके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा था ये, तो इस पर क्वेश्चन आता है। और महेंद्र जो वर्मन है, तो यहाँ पे देखो ग्रेट नयानंद संत अपियर, इसके बाद क्या है, तिरुगंगनसाम्बादर और सिरुथोंदर लिव्ड, ये जो मतलब संत थे नायानर संत, ये इसके टाइम पे वहाँ पे थे, मतलब कार्यरत थे। उसके बाद ही वॉज सक्सेड बाय हिज सन महेंद्रवर्मन जो II है, उसने इसको सक्सेड किया एंड उसने रूल किया 668 टू, मतलब 668 से लेके 670 तक। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक हमने नरसिम्हवर्मन भी देख लिया। बाद में जो लास्ट रूलर थे उसको देखते हैं। आफ्टर देखो महेंद्रवर्मन II के बाद, नरसिम्हवर्मन के बाद महेंद्रवर्मन II जो है वो राजा बन गया, और उसके बाद उसका जो सन है परमेश्वरम II बिकम वो किंग बन गया। और ड्यूरिंग उसके टाइम पे क्या हुआ, कांचीपुरम जो थी वो चालुक्य ने एक्वायर कर ली। और निपतुंगा वॉज द इम्पोर्टेंट किंग डिफीटेड पांड्या किंग, ये इनका एक निपतुंगा एक किंग था, इसने पांड्या किंग को हरा दिया था। देर वेर बाकी भी आज कुछ रूलर्स थे। लास्ट रूलर ऑफ पांड्या डायनेस्टी वाज, जो लास्ट वाला जो राजा था वो अपरिजित वर्मन था, और उसको अपरिजित था पर अपरिजित पर उसको जीत लिया गया, मतलब उसको हरा दिया गया चोला ने, और चोला ने फिर कब्जा कर लिया कहाँ पे, ये पल्लवा किंग पे ऊपर। समझ गया आप? देखो यहाँ पे ये लास्ट रूलर था, ये कांचीपुरम, यहाँ पे कांचीपुरम में। तो इस तरीके से हमने पल्लवा के जो सारे के सारे रूलर्स थे उसको देख लिया। अब एक बार पल्लवा की सोसाइटी देखते हैं। पल्लवा की सोसाइटी कैसी थी? आर्यन कल्चर की थी। आर्यन कल्चर मतलब क्या? ब्राह्मण को ना प्रेक्टिस किया जाता था, और उनको लैंड वर्ड विलेज दिया जाता था। इसको बोला जाता है ब्राह्मदेया इसको बोला जाता था। ब्राह्मण का स्टेशन उस टाइम पे अच्छा था, कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड थी, मतलब। और ये जो पल्लवा किंग वेर ऑर्थोडॉक्स हिंदूज वर्शिप शिवा एंड विष्णु, ये एकदम ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या, पुराने विचार वाले हिंदूज थे, और ये विष्णु और शिवा को उसकी पूजा करती थी। कास्ट सिस्टम मतलब ये शूद्र वैश्य उस टाइप का कास्ट सिस्टम। और पल्लवा की सोसाइटी में क्या था? देखो ये लोग ना टॉलरेंस थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ टॉलरेंस, हिंदू जी भी थे, बट ये बुद्धिज्म जैनिज्म को बिल्कुल तंग नहीं करते थे। कांचीपुरम जो था वो ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग बन चुका था। यूनिवर्सिटी ऑफ कांची प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन द प्रोग्रेशन ऑफ आर्यन कल्चर इन साउथ इंडिया में। आर्यन कल्चर को प्रमोट करने के लिए कांचीपुरम की जो यूनिवर्सिटी थी इसने काफ़ी अच्छा योगदान दिया अपना। इट कैन बी सेड दैट आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पल्लवा रीजन। दो पल्लवा का जो रीजन था, मतलब इनका जो राज था, उस टाइम पे आर्यनाइजेशन हुआ था साउथ इंडिया का। तो क्वेश्चन यही आता है, डायरेक्ट ऐसे लाइन दे देंगे, इट इज सेड दैट द आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द डैश डैश रीजन, तो वो देंगे पल्लवा, समझ रहे कि उसके बाद पांड्याज,
चालुक्य ऐसे देंगे। तो पल्लव के टाइम पे आर्यनाइजेशन हो गया था क्योंकि ये लोग हिंदू थे और आर्यन की सोसाइटी को फॉलो करते थे। अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए पल्लव की, तो महेंद्र जो था शुरू में, महेंद्र स्टाइल, मल्लमा स्टाइल, राजसिम्हा स्टाइल, नंदीवर्मन स्टाइल एंड अपरजिता स्टाइल, ऐसे अलग अलग जो स्टाइल्स थी उस स्टाइल के वहाँ पे आर्किटेक्चर बने जाते थे इनके टाइम पे। जो पल्लवा का एरा था वो विटनेसेस था ट्रांजिशन फ्रॉम रॉक कल्चर टू फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स। मतलब रॉक कट कल्चर से लेके फ्री स्टैंडिंग टेम्पल जो है वो जो दौर था ये इनका दौर था, इनका दौर विटनाइज है, मतलब इनका दौर ये। महेंद्र वर्मन जो था उसने वो क्या है पिनियर, मतलब इसने शुरुआत की थी रॉक कट आर्किटेक्चर का। और मनगापट्टू रॉक कट टेम्पर फर्स्ट ऐसा टेम्पर था इंडिया में जो रॉक कट मतलब क्या पत्थर को काट के टेम्पल बनाया गया था। देखो ये मंदगापट्टू रॉक कट टेम्पल ये फर्स्ट पल्लवास के टाइम पे बनाया गया था। फर्स्ट टाइम इंडिया में रॉक को काट के टेम्पल बनाया गया था अंदर से। नरसिंहवर्धन टू ऑल्सो नोन एज क्या राजसिम्हा नरसिंहवर्धन जो टू था जिसको ना उसने ना कांची कैलाशनाथा टेम्पल बनाया था 7th सेंचुरी एडी में। शोर टेम्पल मल्लमपुरम ये नए नरसिंहवर्धन टू ने बनाया था। ये ओल्ड स्ट्रक्चर टेम्पल इन साउथ इंडिया, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला 1946 में। और इसको 7 पगोडा भी बोला जाता है। किस चीज़ को? शोर टेम्पल एट मल्लेमापुरम। और वैकुंठू पेरुमल एट कांचीपुरम ये टेम्पल भी नरसिंहवर्धन टू ने बनाया था और द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर था। तो नरसिंहवर्धन टू ने काफ़ी टेम्पल बनाए थे। देखो ये कांची कैलासा टेम्पल ये भी वहाँ पे बनाए। और ये शोर टेम्पल है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, समझ गए, ये इसने बनाया था, महेंद्र वर्मन टू ने बनाया था, समझ गए आप। देखो ये उसके बाद वैकुंठा पेरुमल एट कांचीपुरम ये भी एक टेम्पल, देखो कितना बढ़िया टेम्पल है। कब बनाया था पता है? 7th सेंचुरी एडी। अब क्या चल रहा है 2000, मतलब 2000, 1500, 1000 और 700, 800 के टाइम पे बनाया गया था। मतलब लगभग कितना, ये 1300 साल पहले बनाए गए, 1300 साल पहले बनाए गए। अभी भी वैसे के वैसे देखो, कुछ भी इनमें कुछ नहीं आया है। उस टाइम पे लोगों को क्या खतरनाक दिमाग चलता था, समझ गए आप। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर ऐसी होती थी, मतलब यहाँ पे देखो ऐसा टेम्पल होता था बहुत बड़ा, यहाँ पे एक गेट होता था, गोपुरम बोलते हैं उसको। गेट के अंदर यहाँ से एंट्री होती थी, उसके बाद यहाँ पिलर होता था, इतना बड़ा एरिया होता था, ऐसा ऐसा आने का इधर, फिर इधर टेम्पल होता था। और टेम्पल में इधर देखो छोटा ये इधर इतना ही, और बाद में ऊपर इतना देखो ये इतना बड़ा, उसके ऊपर ये ढांचा होता था, समझ गए आप। ये भी देख लिया हमने। तो इस तरीके से हमने देखो आज का जो हमारा हिस्ट्री का रिविजन था उसमें हमने हर्षा और जो पल्लवा है इसको कंप्लीट कर लिया। तो चलिए फिर आगे चलते पॉलिटी के रिवीजन पे। और आज का जो लेक्चर हमारा ये लेक्चर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये जो यूनिट है इसका तीसरा चैप्टर है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट जो रिलेशन है इसको हमें देखना है, ये तीसरा चैप्टर है। इसमें हमें क्या देखना है कि जो सेंटर है और जो स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो रिलेशन है इसको देखना है। और इसको हमने 3 पार्ट में देखना है। कैसे कैसे? यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है सेंटर और स्टेट इनका जो रिलेशन होता है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव मतलब क्या? कानून। जैसे हमने देखा था सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। तो उसमें सब्जेक्ट लिखे होते हैं, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अपने अपने जुरिडिक्शन में लॉ बनाने की पावर होता है। और कंकरेंट में दोनों भी वहाँ पे तो दोनों के दोनों लॉ बना सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल 245 से लेकर 255 ये जो 10 आर्टिकल्स है ना, ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है इससे संबंधित है। दूसरा जो रिलेशन है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब हम जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसमें सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या होगा अलग अलग सब्जेक्ट में या अलग अलग एरिया में, इसको हमें देखना है। वो आता है आर्टिकल 256 से लेके आर्टिकल 263। ये जो 7 आर्टिकल है ना इसमें आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ये आता है। उसके बाद लास्ट में हमें देखना है फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल जो रिलेशन है सेंटर और स्टेट इसके बीच में जो पैसा वैसा होता है इकोनॉमिकल चीज़ें, फाइनेंशियल रिलेशन कैसा होता है वो होता है आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 291। ये इन आर्टिकल में आता है सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो। तो रिवीजन के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन ये जो चैप्टर है इसमें हमें फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव ऐसे 3 टाइप के जो रिलेशन है उसको देखना था। बट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन देखो ये चैप्टर इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, किससे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते नहीं। ये जो यूपीएससी की मेंस वाली जो एग्जाम होती है जिसमें लिखना होता है काफ़ी ज़्यादा, उसमें क्वेश्चन आते हैं। बट फिर भी ये जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है ना ये हम देखने वाले। आज का जो रिवीजन चैप्टर है उसमें ये दोनों जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव इस पर इतना कुछ क्वेश्चन नहीं आता, पर ये जो लॉ से रिलेटेड जो चीज़ें ना ये हमें देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इसको हम आज का जो रिवीजन का लेक्चर पॉलिटी का इसमें हम सिर्फ ये वाला जो है ना सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन है, लेजिस्लेटिव रिलेशन कानून बनाने का जो रिलेशन है जिसमें लिस्ट होती है अलग अलग सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो इस पे क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इसको आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था
कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल है यहाँ पे लिखा है, देखो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 245 से लेके 255, और पार्ट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 11। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 11 पार्ट में आर्टिकल 245 से लेके 255 तक सेंटर और स्टेट इनके बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है इसका जिक्र किया गया है। समझ गए? तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वही लिखा है कि आर्टिकल 245 से लेके 55 तक आर्टिकल पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट। लेजिस्लेटिव रिलेशन समझ रहे हो ना आप? लेजिस्लेटिव मतलब क्या, स्टेट और सेंटर इनके बीच में जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कौन से कानून ये बना सकता है, कौन से वो बना सकता है, और उसमें कुछ अगर झोल डाले तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी। समझ गए? देखो लाइक एनी अदर फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डिवाइड द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर विद रिस्पेक्ट टू बोथ टेरिटरी एंड सब्जेक्ट टू लेजिस्लेशन। इनका बोलना क्या है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि देखो बाकी फेडरेशन की तरह इंडिया में भी जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, जो पावर है, ये सेंटर और स्टेट में डिवाइड की गई है बोथ टेरिटरी और उनके सब्जेक्ट के हिसाब से। बट आगे क्या लिखा है, फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड अंडर 5 सर्कमस्टेंसेस नहीं 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस एज वेल एज सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन इन सर्टन केसेस। इनका बोलना क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो प्रोवाइड किया है, स्टेट को भी प्रोवाइड किया, पावर दी है अपने अपने जुरिडिक्शन में इस सब्जेक्ट में कानून बनाना है, सेंटर को भी दिया है पावर अपना अपना कानून बनाना है। बट ये क्या बोल रहे हैं, इसके बावजूद हमारे देश में 5 ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर दिया है स्टेट से। मैं समझ रहे, वहाँ पे स्टेट के कंट्रोल में घुस के पार्लियामेंट भी काम कर सकती, और एज वेल एज सेंटर का जो कंट्रोल है स्टेट पे, वो लेजिस्लेशन के जो फील्ड है उसमें ज़्यादा है। समझ गए? तो हमें ये जो सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन जो टॉपिक है इसमें हमें वही जो 5 सिचुएशन अलग अलग समझ रहे उसको देखना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले 4 सिचुएशन एक्चुअली यहाँ पे देखना है। देखो टेरिटरी जो है, टेरिटरी एक्सटेंड बिटवीन टेरिटरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन एंड ये 4 चीज़ें जो है ना इसको हम एक एक करके देखते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा सेंटर और स्टेट है इनके बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है इसमें क्या झोले। समझ गए आप? अब उसमें मैंने जैसे बताया था आपको आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स थे, 245 से लेके 255 तक। अभी आर्टिकल से आपको याद रखने की जरूरत नहीं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब हमारा जो एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें आर्टिकल के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता तो आर्टिकल कितना 1 से लेके जो 51 है उसके बारे में पूछा जाता है, बाकी ये आर्टिकल इनके बारे में पूछा नहीं जाता। अगर आपको पढ़ना है तो देखो आप इसको एक बार स्लाइड को जो है पॉज करके आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। देखो 45, 46, 47, 48 यही जो ये हमने इसमें से काफ़ी देखो रेसिडुअल पावर ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब रेसिडुअल पावर किसके पास होती है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक किसी लिस्ट में नहीं, सेंटर स्टेट और इसमें नहीं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये जो सारे आर्टिकल देखो यहाँ होते 52 और ये 55, इसको अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। समझ, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है यहाँ से। देखो ये जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, जो 4 चीज़ें है इसमें जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है वो क्या क्या है वो हमें देखना है। समझ गए? ये 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है कि सेंटर और स्टेट का क्या है लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा है। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है। सेंटर का स्टेट लेजिस्लेशन मतलब स्टेट के जो लॉ बनाते हैं उसमें भी सेंटर का कई कई जगह कंट्रोल है, वो क्या है, वो सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें हमें देखनी लेजिस्लेटिव रिलेशन में। समझ गए? तो चलिए एक एक को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पहला पॉइंट है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या है, हम देख रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। अब सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन रिलेशन मतलब क्या कि लॉ बनाने का, कानून जो है उसमें क्या रिलेशन सेंटर और स्टेट का। अब देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने लेजिस्लेटिव जो पावर है दोनों की कानून बनाने की, जैसे सेंटर की होती है पार्लियामेंट में और स्टेट की होती है अपने विधानसभा में, जहाँ पे मुख्यमंत्री होता है और इधर प्राइम मिनिस्टर होता है सेंटर में। अब ये क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ना किसी भी इंडिया का जो भी पार्ट ना, होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, वहाँ पे लॉ बना सकता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड स्टेट, यूनियन टेरिटरी और बाकी कोई भी एरिया। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि इंडिया के वो किसी भी पार्ट पे, कोई भी एरिया पे कानून बना सकती। समझ गए? अब वैसे स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो विधानसभा होती है किसी स्टेट की, उसमें किसी राज्य की जो विधानसभा है वो उनका लॉ बनाने का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, वो उनका जो जुरिडिक्शन है वो कहाँ पे, देखो कोई भी विधानसभा है ना वो लॉ बना सकती है। कहाँ पे, होल और एनी पार्ट ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट का पूरा स्टेट का पार्ट या किसी भी पार्ट जो उस स्टेट से बिलोंग करता है उसी पे वो लॉ बना सकती है। वो जो स्टेट के लॉ है वो उस स्टेट के जो आउटसाइड बाउंड्री उस पर एप्लीकेबल नहीं। समझ गए? मतलब अगर कर्नाटक का कोई लॉ बनाता है अपने स्टेट के अंदर, वो मत महाराष्ट्र में लागू नहीं कर सकती कर्नाटक, भले वो महाराष्ट्र कितना भी फायदे का है, उसके लिए महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसी को कानून करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। समझ गए आप? अब ये क्या बोल रहे देखो, और ये 2 चीज़ें हो गई, पार्लियामेंट पूरे देश के लिए लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट है वो उस स्टेट के लिए लॉ बना सकती है, उसके आउटसाइड उसकी औकात खत्म हो जाती है उस लॉ की।
और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, पार्लियामेंट अलोन, मतलब पार्लियामेंट इकलौती ऐसी है जिसके पास ऐसे पावर है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी बना सकती है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन मतलब क्या? द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर इंडियन सिटीजन है कोई, जैसे अभी मैं इंडियन सिटीजन हूँ, कल मैं इंडिया का पैसा लेके भाग जाता हूँ, कहाँ जाके दुबई में जाके बैठ जाता हूँ, अगर इंडिया वाले अगर लॉ बनाते इंडियन पार्लियामेंट कि इंडिया से भागे हुए जो लोग हैं, जो दूसरे देश में जाके बैठे हुए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, तो भले मैं इधर नहीं हूँ उधर हूँ, वो लॉ मेरे पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि ये आदमी अभी इंडिया में नहीं है तो इसकी संपत्ति जब्त नहीं करनी चाहिए, ये तो वहाँ पे भाग गए। इंडियन सिटीजन दुनिया के किसी भी कोने में हो तो उस पर इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उसके लिए भी लॉ बना सकती। ये पावर सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं। याद रख, समझ गए आप? अभी मतलब पार्लियामेंट के पास पूरे देश में लॉ बनाने की कानून बनाने की आज़ादी है, स्टेट के पास सिर्फ स्टेट और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हमारे देश के बाहर भी कानून बना सकती है हमारे सिटीजन के लिए। अब इसमें ना टेरिटोरियल में थोड़ा झोले, इसमें कुछ लिमिटेशंस है, मतलब सर्टन रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। जो पार्लियामेंट है उसका जो जुरिडिक्शन है लॉ का, उसमें सर्टन रेस्ट्रिक्शन है, मतलब लॉ ऑफ पार्लियामेंट जो है ना वो कुछ कुछ एरिया में एप्लीकेबल नहीं होती। वो कौन सी एरिया है? सबसे पहले देखो, प्रेसिडेंट रेगुलेशन बनाता है। प्रेसिडेंट कैन मेक अ रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस फॉर यूनियन टेरिटरी। अब जो 4 यूनियन टेरिटरी ना हमारे देश की, देखो ये 4 यूनियन टेरिटरी कौन सी? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एंड दीव दमन। ये जो 4 यूनियन टेरिटरी ना, यहाँ पे जो पार्लियामेंट के लॉज है, ये पार्लियामेंट के पास यहाँ पे लॉ बनाने का जो मतलब पावर है पार्लियामेंट का, यहाँ पे लॉ नहीं बना सकती क्योंकि ये आते हैं प्रेसिडेंट के अंडर। तो प्रेसिडेंट इनको गवर्न करता है, समझ गए? यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना वो प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट जैसे बताएगा वैसे पार्लियामेंट को करना पड़ेगा। पार्लियामेंट बिना प्रेसिडेंट को पूछे यहाँ पे कुछ भी अपना लॉ थोप नहीं सकती, समझ गए? रेगुलेशन सो मेड हैज सो फोर्स एंड इफेक्ट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट मे बी रिपील और अमेंड इन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द यूनियन टेरिटरी। मतलब अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है तो प्रेसिडेंट है ना उस लॉ को रिपील कर सकता है, अमेंड कर सकता है या निकाल दे सकता है, जो इन टेरिटरी ये यूनियन टेरिटरी के लिए पार्लियामेंट में बना है। तो यहाँ पे बॉस कौन है? ये 4 यूनियन टेरिटरी में वो बॉस है प्रेसिडेंट ही। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास डायरेक्ट पावर नहीं। और कहाँ का पावर नहीं? देखो, जो हर एक देश स्टेट होता है ना वहाँ पे शेड्यूल एरिया होता है। अभी शेड्यूल एरिया क्या होता है वो हमें एक अलग से चैप्टर में देखना है। हर एक स्टेट में ना शेड्यूल एरिया होता है। वो शेड्यूल एरिया जो होता है ना वहाँ पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट काम नहीं करता। जो गवर्नर है उस स्टेट का वो डिक्लेयर करता है, उसको इतना पावर होता है कि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को वहाँ पे बोल सकता है ये इस एरिया में काम नहीं करेगा। मतलब किसी स्टेट के लिए या देश के लिए हमारा कोई कानून बनता है बट वो एरिया में वो कानून नहीं काम करेगा क्योंकि गवर्नर के पास पावर है वो एरिया को संभालने की, समझ गए? वैसे ही देखो गवर्नर ऑफ आसाम है, इसको भी थोड़ी खुली छूट दी गई है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ट्राइबल एरिया जो है मतलब उस आसाम का, उसको ऑटोनोमस काउंसिल डिस्ट्रिक्ट भी बोलती है, वहाँ पे ट्राइबल एरिया में जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो काम नहीं करेगा, वहाँ फंक्शन नहीं करेगा, समझ रहे? प्रेसिडेंट के पास पावर है, उसके पास भी सम पावर है उन रिस्पेक्ट टू जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है या ट्राइबल एरियाज है। कहाँ के? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस पे आता है क्वेश्चन कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है इसकी पावर किसके पास है? तो इसके जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। बट जो आसाम में जो ट्राइबल एरिया और ऑटोनोमस काउंसिल है उसकी पावर आसाम के गवर्नर के पास है, ना कि हमारे प्रेसिडेंट के पास है, समझ गए? और जो शेड्यूल एरिया है हर एक स्टेट में वहाँ पे कौन बॉस है? वहाँ पे गवर्नर बॉस है उस स्टेट का, समझ गए? और जो यूनियन टेरिटरी यूटी वहाँ पे कौन बॉस है? वहाँ पे प्रेसिडेंट बॉस है। तो इस तरह से हमने देख लिया। देखो ये वाला पहला जो था टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब यहाँ पे क्या था? पहला टॉपिक क्या था? जो टेरिटरी मतलब लैंड बॉर्डर है, ऐसे कौन से सेंटर और स्टेट के पास कहाँ का पावर है लैंड बॉर्डर में लॉ बनाने की? तो सेंटर के पास पूरा मतलब पार्लियामेंट के पास पूरे देश में लॉ बना सकती है, सेंटर स्टेट सिर्फ अपने स्टेट के लिए लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट हमारे स्टेट के जो देश है उसके आउटसाइड के जो सिटीजन उनके लिए भी लॉ बना सकता है। और जो हमने देखा शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया कोई भी स्टेट का शेड्यूल एरिया है वहाँ पे बॉस कौन है? वहाँ पे बॉस है गवर्नर, समझ गए? आसाम में भी जो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है ट्राइबल एरिया वहाँ पे बॉस आसाम में गवर्नर है। और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पे बॉस कौन है? वहाँ पे प्रेसिडेंट बॉस है। और जो 4 यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे भी बॉस कौन है? लॉ बनाने के लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट बॉस है, समझ गए आप? तो ये था पहला रिलेशन। चलिए दूसरा देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। अब जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है? जो दूसरा पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट इन द 7th शेड्यूल। अब देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है इसको हमने इससे पहले भी देखा था। हमारे देश में जो लॉ बनाया जाता है भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए या स्टेट गवर्नमेंट बनाए उसके लिए ना हमारे देश में लिस्ट बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट प्रोवाइड की, एक यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सब्जेक्ट को डिवाइड किया है। जैसे कि अब यूनियन लिस्ट है उसमें पहले 97 सब्जेक्ट थे, स्टेट लिस्ट में 66 थे और कंकरेंट में 47 थे। बाद में ये थोड़ा चेंजेस किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया काफ़ी बार और यूनियन लिस्ट में अभी फिलहाल 100 सब्जेक्ट है, स्टेट में 61 है और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें
52 ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब क्या है, यूनियन जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में जो जितने भी सारे सब्जेक्ट है, इस पे जो लॉ बनाने की, जो कानून बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? यूनियन लिस्ट में कानून बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ मैटर इनोमिनेटेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है, ये जो 100 सब्जेक्ट है इस पे कानून सिर्फ हमारी पार्लियामेंट ही बना सकती है, बाकी कोई नहीं बना सकती। जैसे कि अभी डिफेंस है, बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये जो सारे जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स, सेंसस, ये ऑडिट, इंटरस्टेट ट्रेड, ये सारे जो टॉपिक्स है ना ये आते हैं सेंट्रल लिस्ट में। जैसे कि अगर कल डिफेंस है, डिफेंस से रिलेटेड आर्मी कोई डील करनी है, आर्मी से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, तो वो लॉ ममता बनर्जी नहीं बना सकती, केजरीवाल नहीं बना सकते, वो सिर्फ मोदी जी बनाएंगे क्योंकि वो पार्लियामेंट में। तो ये जो लॉ है ना 100, ये जो सब्जेक्ट है 100 सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड जो लॉ बनते हैं, ये जो स्टेट सेंट्रल लिस्ट में इस पर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। हमारे देश की जो संसद है उसमें जो गवर्नमेंट होगी उसके पास ही पावर है कि ये सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। इसको हमने इससे पहले भी देखा था, समझ गए। दूसरी चीज़, दूसरी क्या है, स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट जैसे अभी फिलहाल 61 सब्जेक्ट है, उसमें आता है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, एग्रीकल्चर, ये प्रिजन्स है, लोकल गवर्नमेंट है, फिशरीज, मार्केट, थिएटर्स, गैम्बलिंग, ये जो सारे लॉज है ना इससे रिलेटेड, ये जो सारे सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड जितने भी लॉज है ना, ये इसका पावर किसके पास है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें पावर नहीं, समझ, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। सिर्फ एक चीज़ है कि इमरजेंसी वगैरह लगी ना होनी चाहिए उस केस में, या प्रेसिडेंशियल रूल लगाना होनी चाहिए। अगर मतलब अगर स्टेट में गवर्नमेंट है और उसके बावजूद वहाँ पे इमरजेंसी भी लगी नहीं हुई हमारे देश में, फिर ये जो सब्जेक्ट है इस पर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकता। और कुछ कंकरेंट लिस्ट है, जैसे कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज, डिवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ड्रग, न्यूज़पेपर, बुक, प्रिंटिंग प्रेस, ये जो सारे सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ऐसे टोटल मिला के 52 सब्जेक्ट है। ये जो कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है ना, इस पे लॉ कौन बना सकता है? इस पे सिर्फ एंड सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट दोनों के दोनों। देखो मैं गलती करने जा रहा था, यहाँ पे बोलने वाला था सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, तो नहीं, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर जो लिस्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी, दोनों भी इस लिस्ट में जो चीज़ें आती है उस पर लॉ बना सकती, समझ गए। अब पहले इसमें ना कम ये थे टॉपिक, जैसे कि कंकरेंट लिस्ट है उसमें पहले कम सब्जेक्ट थे, बाद में क्या हुआ, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें जो इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट लाया था इसमें 5 सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में लिए गए स्टेट लिस्ट से, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मीजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑल द कोर्ट एक्सपेक्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये जो चीज़ें ना ये पहले स्टेट के पास आती थी, जैसे फॉरेस्ट, एजुकेशन, पर स्टेट के पास आती थी तो कोई स्टेट इसमें बहुत बढ़िया काम कर रहा था, कोई कम कर रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा हमें भी इस फील्ड में काम करना चाहिए, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया, ये अमेंडमेंट लाया और ये जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे इसको खींच लिया कंकरेंट लिस्ट में, ताकि अभी इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती, समझ गए आप, यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ देखो, रेसिडुअल जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैंने अब इससे पहले आपको बताया था, ऐसे सब्जेक्ट जो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक प्रेजेंट नहीं है और वो कुछ सब्जेक्ट अभी तक आया भी नहीं, जैसे इंटरनेट का खोज लगी थी, ऐसा कल कोई खोज हो जाए और वो सब्जेक्ट अभी वो उस पर कौन लॉ बनाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोल दिया है कि ये लॉ बनाएंगे पार्लियामेंट, मतलब ये जो सब्जेक्ट बनेंगे ऐसे नए, ये आएंगे कौन से, ये सेंट्रल लिस्ट में आएंगे, इस पर पार्लियामेंट कानून बनाएंगे, समझ गए। तो इस तरह से हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है इसमें सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है ये हमने देख लिया, समझ गए। ये देखो 2 नंबर का। अब 3 नंबर पे देखते हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, मतलब पार्लियामेंट जो है स्टेट के जो लॉ वगैरह बनाता है उसमें उंगली कर सकता है क्या, या पार्लियामेंट के पास पावर है क्या स्टेट के लेजिस्लेशन में स्टेट को कंट्रोल करने की, समझ गए। इसको देखते हैं, तो चलिए देखो यहाँ पे जो नॉर्मल टाइम होता है ना, जब देश में कोई इमरजेंसी नहीं लगी हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे फंक्शनल गवर्नमेंट ना हो, वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल ना लगा हो, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ने ना जो लेजिस्लेटिव पावर है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट इस लिस्ट पे, इस सब्जेक्ट पे, स्टेट लिस्ट की जो सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाएंगे, सेंट्रल लिस्ट पे बनाएगा और कंकरेंट पे दोनों बनाएंगे। बट जब एब नॉर्मल टाइम होता है, समझ रहे हैं, जो एब नॉर्मल टाइम होता है, जब जो हम देखते हैं कौन से ऐसे सिचुएशन है, ऐसे 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, सर्कमटेंसेस है, उस टाइम में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो पावर बांट के दी ना स्टेट और सेंटर को, ये एक तो मॉडिफाई होती है या सस्पेंड होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बोला है कि 5 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमटेंसेस है उसमें आप कोई भी स्टेट जो है उस स्टेट की जो स्टेट लिस्ट है ना उसमें से उस स्टेट के लिए कानून बना सकते हो, समझ गए। मतलब जो 5 ऐसी सिचुएशन है वो कौन सी, वो हम देखने वाले हैं। जैसे अगर वो 5 सिचुएशन अगर महाराष्ट्र में, उसमें से एक सिचुएशन अगर महाराष्ट्र में आती है तो महाराष्ट्र स्टेट के पास जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो लॉ है, जो कानून है, जो सब्जेक्ट लिखे, जो लॉ बना सकते हैं उस सब्जेक्ट पे, वो
लॉ उस सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो ऐसी कौन सी 5 जो है सरकमटेंसेस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो हम देखते हैं। समझ गए? देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा सरकमटेंसेस लिखे हैं। इसमें क्या होता है, जो पार्लियामेंट में वो स्टेट लॉ पे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाती। समझ गए? जब पहले सबसे क्या पहला क्या है, व्हेन राज्यसभा पासेस रिजोल्यूशन, ये क्या, एक इसको डिटेल में देखेंगे। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तीसरा है व्हेन स्टेट मेक रिक्वेस्ट। चौथा है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और पांचवा है ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल। अभी ये क्या है, सारे के सारे इसको एक एक को देखते हैं। सबसे पहले व्हेन राज्यसभा पासेस रिजोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, देखो जब राज्यसभा क्या करती, इफ राज्यसभा डिक्लेयर दैट इट इज़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, मतलब नेशनल इंटरेस्ट में एक चीज़ ऐसी नेशनल इंटरेस्ट के हित में है, उस टाइम पे पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन इन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, देन द पार्लियामेंट बिकम कम्पिटेंट टू मेक अ सच लॉ। मतलब अगर राज्यसभा है, अब राज्यसभा में टोटल 250 सीटें, 250 इधर 245 है, एक्चुअली 250 है, 250 सीटें। अगर राज्यसभा से अगर सच ए रिजोल्यूशन में बी सपोर्टेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर कोई स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है, समझ गए, एक स्टेट में एक सब्जेक्ट, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो स्टेट लिस्ट में, जैसे वाटर है, समझ गए, अभी इरीगेशन है, इरीगेशन पे अभी फिलहाल कौन लॉ बना सकता है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। बट कल अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से, मतलब 2/3 इसका 2/3 66% कितना होता है, 150 से 175 के आसपास, या मतलब 200 से कम और 150 से ज़्यादा, उसके बीच में आएगा वो नंबर। उतने मेजोरिटी से अगर राज्यसभा एक बिल पास कर देती है और वो पार्लियामेंट को बोलती है कि आपको इरिगेशन जो सब्जेक्ट है, जो कि अभी फिलहाल स्टेट लिस्ट में और उसमें स्टेट ही कानून बना सकता है, उस पर हम आपको पावर देते थे, आप इस पर लॉ बना सकते हो। समझ गए? तो ऐसी सिचुएशन में पार्लियामेंट के पास पावर आती है कि वो सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट वो लॉ बना सकता है। समझ गए? बट वो जो रिजोल्यूशन पास हुआ है 2/3 मेजोरिटी से, वो रिजोल्यूशन सिर्फ 1 साल के लिए चलेगा, उसका वैलिडिटी 1 साल है। और अगर आपको 1 साल से ज़्यादा उसको बढ़ाना है तो उसको रिन्यू करना पड़ेगा वापस उसी मेजोरिटी से। समझ गए आप? तो पहला सरकमटेंस समझ गए ना, पहला जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमटेंस है जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर आती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की, वो है राज्यसभा जब पार्लियामेंट को अलाउड करती है रिजोल्यूशन पास करके, तब ये चीज़ हो सकती है। समझ गए? दूसरा कौन सा सरकमटेंस है उसको देखते हैं। देखो दूसरा है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, देखो हमारे देश में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तब क्या हो जाता है, सारे जो स्टेट है ना, ये स्टेट इनकी पावर खत्म हो जाती है और सारे लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है। तो कोई भी स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नेशनल जब इमरजेंसी लग जाती है, उस टाइम पे सेंट्रल, स्टेट या करंट तीनों लिस्ट में से कोई भी मतलब लिस्ट है, उसमें कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें लॉ बनाने की पावर आ जाती है नेशनल गवर्नमेंट के पास। समझ गए? तो जब नेशनल इमरजेंसी इन फोर्स में होती है, तब पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है, उसमें भी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पार्लियामेंट के पास पावर आती है कि उस मैटर पे वो कानून बना सकती है। समझ गए? और जो पिछला ये जो था ना हमारा व्हेन राज्यसभा पास रिजोल्यूशन, उसमें रिजोल्यूशन अगर राज्यसभा पास करती तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उस स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने की। इसका मतलब ये कहते नहीं कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकती। मतलब अगर राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है कि इरिगेशन जो सब्जेक्ट है इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, हम पार्लियामेंट को पावर दे देते और सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बिल ला के इरीगेशन पे लॉ बना सकती, जो कि अभी फिलहाल स्टेट लिस्ट में, पर हम उसको पावर देते। और इसका मतलब ये कहते ही नहीं कि वो जो स्टेट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इरिगेशन सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकता, वो भी बना सकता है और ये भी बना सकते हैं। समझ गए आप? और अभी जो दूसरी चीज़ थी, कौन सी वाली, अभी वाला, ये वाला नेशनल इमरजेंसी वाला, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है जो कि स्टेट लिस्ट में आता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट। जब कोई स्टेट है, जब एक स्टेट या 2 स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट वो अगर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, व्हेन लेजिस्लेचर्स ऑफ 2 और मोर स्टेट, एक नहीं एक्चुअली 2 और मोर स्टेट, 2 और उससे ज़्यादा अगर स्टेट गवर्नमेंट है, वो अगर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी स्टेट लिस्ट है उसमें जो कोई सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाए उन स्टेट के लिए, तो पार्लियामेंट लॉ ला के पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास करके, अगर ऐसा रिजोल्यूशन पास होता है तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है, पार्लियामेंट वो जो स्टेट है वो सारे स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। समझ गए? इसका मतलब ये होता है अगर 2 और उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट वो अगर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो स्टेट लिस्ट में ये सब्जेक्ट है, फलाना ढिमका सब्जेक्ट है, आप इससे लॉ बनाओ, तो पार्लियामेंट उनको लॉ बना के दे सकती है। वो जो लॉ बनाने की जो पावर है उस सब्जेक्ट पे वो पार्लियामेंट के पास आ जाती है, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रहती है, पार्लियामेंट के पास आती है, पार्लियामेंट लॉ बना के उन स्टेट को दे सकती है। बट अब इसमें झोला आप याद रखो कि वो जो लॉ बनाए ना उसको अमेंड करने का या हटाने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होता। समझ गए? मतलब एक बार अगर पावर दे दी फिर पावर निकालने की पावर भी पार्लियामेंट के पास ही रहती है, वो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती नहीं। और अगर बाद में देखो, और जो लॉ बनाए, जैसे 4 स्टेट है, 4 स्टेट ने अगर रिक्वेस्ट की पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में लॉ बनाया,
तो वो जो लॉ बनेगा ना वो सिर्फ उसी 4 स्टेट के लिए होगा, बाकी जिसने रिक्वेस्ट नहीं की उस पर वो लादा नहीं जाएगा। समझ गए, उसी स्टेट के लिए वो लॉ बनाया जाएगा। और अगर कोई बाद में कोई बाकी स्टेट है, दूसरा स्टेट है, उसकी इच्छा हो गई कि वो लॉ उनको अपने जो स्टेट है उसमें भी लागू करवाना है, तो उनको क्या करना है, उनको सिंपल एक रिजोल्यूशन पास करना है अपनी असेंबली में, अपने लेजिस्लेचर में, और मतलब लेजिस्लेचर लॉ ला के उनको एक रिजोल्यूशन पास करना है अपने विधानसभा में। वो जो लॉ है वो उनकी स्टेट में भी फिर अप्लाई हो जाएगा। समझ गए आप। तो इस तरह से हमने ये देखी कि ये तीसरी जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन देखी जिसमें स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अब चौथी देखते हैं, देखो एक बार इसको देख लेते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल से लॉ बनाए, देखो प्राइज कंपटीशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर जो है ना प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, ये अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ये जो सारे लॉ है ना ये स्टेट लिस्ट के लॉ है, मतलब ये स्टेट लिस्ट में आते थे पहले। देखो जैसे इनवायरमेंट शुरू में स्टेट लिस्ट में था, ये सारे के सारे जो है ना वो स्टेट लिस्ट में थे, पर ये जो स्टेट है अलग अलग स्टेट, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी पार्लियामेंट को कि आप हमें लॉ बना के दो, तो इन्होंने लॉ बना के दिया था। समझ गया आप। तो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था और फिर वो लॉ एक्ट बन गया था उस स्टेट उन्हीं स्टेट के लिए। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। अब आगे कौन से और एक सिचुएशन वो देखते हैं। देखो टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, देखो जब कोई स्टेट है, जैसे कि अभी बांग्लादेश है, बांग्लादेश और नहीं बांग्लादेश कोई देश है, बांग्लादेश है और कोई हमारा स्टेट है जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश क्या है दोनों बॉर्डर में। अब हमें ना क्या करना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट करना है, किसके साथ, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ इंडिया का। बट अब वो बॉर्डर कहाँ पे, ये इससे रिलेटेड, जैसे कि यहाँ से वेस्ट बंगाल से पानी जा रहा है बांग्लादेश में या कुछ भी, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड वो चीज़ है। वेस्ट बंगाल मतलब अभी इंडिया के लिए वेस्ट बंगाल है, पर बांग्लादेश के लिए तो वो इंडिया है ना, समझ रहे आप। तो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश इन दोनों आस मतलब यहाँ पे कुछ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट करना है इंडिया को बांग्लादेश के साथ। जैसे यहाँ से पानी जा रही है गंगा, तो पानी को यहाँ रोकना है, डैम बनाना है, कुछ भी करना है, तो इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट और कन्वेंशन ये बनाने के लिए अगर वो जो लिस्ट है, जैसे पानी अभी वाटर किस में, इरिगेशन, वो स्टेट लिस्ट में, तो यहाँ से पानी जाने वाला है बांग्लादेश में, तो इंडिया चाहती है कि इनको ज़्यादा पानी भेजे या कम भेजे, तो ये मैटर भले स्टेट लिस्ट में हो, बट अगर जब इंटरनेशनल अगर एग्रीमेंट करना है तो वो उस पर जो लॉ बनाया जाता है, पार्लियामेंट के पास फुल पावर है। फिर ममता बनर्जी ये नहीं चला सकती कि गंगा तो पानी तो हमारे पास इरिगेशन जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है, उस पर तो हम लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट ने कैसे लॉ बना दिया। अरे भाई साहब, पार्लियामेंट में इसलिए बना क्योंकि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट और इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन मतलब इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट और कन्वेंशन पार्लियामेंट के पास फुल पावर है कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उस पर लॉ बना सकती है। जैसे कि एग्जांपल, यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947, जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 एंड लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड ट्रिप्स। ये सारे जो एक्ट्स है ना, ये सारे के सारे एक्ट ना स्टेट लिस्ट में थे एक्चुअली सब्जेक्ट, फिर भी पार्लियामेंट में उन्होंने पार्लियामेंट में उस पर कानून बनाया क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करवाना था। समझ गया आप। तो ये हमने चौथी जो एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस वाली जो सिचुएशन थी वो देख ली। और पाँचवीं क्या है, ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल। अब देखो कोई अगर गवर्नमेंट है किसी स्टेट में, वो अगर गवर्नमेंट गिर जाती है या किसी एक पार्टी के पास मतलब कोई भी पार्टी जो जिसके पास मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट लाने के लिए, या अंडर आर्टिकल 356 के तहत जब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज हो जाता है, प्रेसिडेंशियल जब रूल इम्पोज हो जाता है तो सारे के सारे पावर हैं उस देश को चलाने की, उस देश को नहीं एक्चुअली उस स्टेट को, वो आती है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास आ गया, जैसे अभी 6 महीने इलेक्शन नहीं हुए उस स्टेट में, अब बाद में भी 1 साल तक इलेक्शन हुए नहीं, तो स्टेट चलेगा कैसे। अगर उस स्टेट के लिए कुछ कानून लाना है, क्या करना है, तो वो पावर किसके पास है। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को बोलता है कि देखो पार्लियामेंट बिकम इम्पावर टू मेक अ लॉ इन रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट रिलेशन टू दैट स्टेट। मतलब अगर कोई भी स्टेट है उसमें प्रेसिडेंशियल रूल है, वहाँ पे एक्टिव गवर्नमेंट नहीं, तो उस स्टेट से रिलेटेड कोई भी स्टेट लिस्ट का जो लॉ है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट उस पर अगर लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट के पास पावर आती है कि वो लॉ उस स्टेट लिस्ट रिलेटेड वो उस स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कंटिन्यू टू ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंशियल रूल। मतलब प्रेसिडेंशियल रूल अगर खत्म हो जाता है फिर भी वो जो एक्ट उन्होंने बनाया वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। अगर वो एक्ट को रिपील करना है या अल्टर करना है या निकालना है तो स्टेट लेजिस्लेचर को वापस लॉ लाके उसको करना पड़ेगा। समझ गया आप। तो इस तरह से हमने क्या किया, हम देख रहे थे स्टेट और सेंटर जो है इसका जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है वो हम देख रहे थे। और उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने ये 5 सिचुएशन देखी। कौन सी वाली, ये 5 सिचुएशन देखो। ये 5 सिचुएशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि ये 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट है उस पर लॉ बना सकती है। समझ गए। तो ये जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इन स्टेट फील्ड ये भी हमने देख लिया। तो ये 3 चीज़ें तो हमने देख ली। अब चौथी चीज़ देखती है जो कि सेंटर और स्टेट जो है उसके लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में, वो है सेंट्रल स्कोर कंट्रोल्स और स्टेट लेजिस्लेशन। सेंटर का जो कंट्रोल है स्टेट लेजिस्लेशन मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट में जो लॉ बनते हैं उसमें क्या कंट्रोल कर सकती है, इसको देखना है हमें। समझ गए। देखो भले ही स्टेट गवर्नमेंट के पास
पावर है कि स्टेट जो लिस्ट है उसमें जितने सब्जेक्ट आते हैं वो उस पर नॉर्मल सिचुएशन में लॉ बना सकते हैं, बट उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ना सेंटर जो है मतलब जो पार्लियामेंट है हमें उसको कुछ पावर देके रखे, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर देके रखे कि वो स्टेट लेजिस्लेशन जो है मतलब स्टेट को लॉ बनाने की जो पावर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? देखो, हर एक स्टेट में गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो बिल लाते हैं, बिल पास होता है, विधानसभा से विधान परिषद में जाता है, जिस स्टेट में विधान परिषद नहीं उसमें विधानसभा में जाता है, पास होता है और साइन के लिए जाता है गवर्नर के पास। अब गवर्नर जो है वो नुमाइंदा होता है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो गवर्नर उस पर साइन कर दे तभी बिल बनता है। बट सेंटर ना गवर्नमेंट को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ गवर्नर जो है ना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी कि वो सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स जो है ना स्टेट लेजिस्लेचर के जैसे बिल पास होकर उसके पास आए वो उसको ना ये रिजर्व करके रख सकता है और वो प्रेसिडेंट को भेज सकता है कंसिडरेशन के लिए। अगर जैसे कोई एक सब्जेक्ट है सिक्योरिटी वगैरह है स्टेट की, अगर गवर्नर को लगता है कि ये जो चीज़ है इस पर जो लॉ बनाया है स्टेट गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है कि ये प्रेसिडेंट ने भी इसको देखना चाहिए, प्रेसिडेंट की इस पर सहमति होनी चाहिए, तो गवर्नर क्या करता है वो जो लॉ है जो उसके पास आया बिल एक्चुअली साइन करने के लिए वो उसको कंसिडरेशन के लिए भेज देता है उस बिल को किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर होती है उस पर, मतलब एब्सोल्यूट मतलब क्या है? प्रेसिडेंट एक तो डायरेक्ट उसको मना भी कर सकता है, प्रेसिडेंट बोलेगा नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। तो ये इस तरह से सेंट्रल कंट्रोल कर सकती है स्टेट लेजिस्लेशन को। ये तो हमने एक देख लिया कि सर्टन टाइप के जो बिल्स है उस पर गवर्नर उसको रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए। दूसरी चीज़ क्या है? देखो, बिल्स ऑन सर्टन मैटर्स enumerated in the state list can be introduced in the state legislature only with the previous sanction of president। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा ये करके रखा है कि प्रोविजन करके रखा है कि अगर कुछ ऐसे बिल्स है अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर में चीफ मिनिस्टर को लाने तो उसके लिए उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ बिल है, सबके नहीं। यहाँ पे भी सर्टन टाइप की बिल है, सारे बिल मतलब आए दिन मुंह उठा के गवर्नर कोई भी बिल को रिजर्व करके नहीं रख सकता। उसमें कुछ टाइप के बिल होते हैं, उसमें कुछ समय कंडीशन होती है, उसी टाइप के बिल। अब दूसरा पॉइंट वही है कि जैसे एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स का जो बिल उस टाइप का अगर कुछ बिल है अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को लाना है अपने विधानसभा में तो स्टेट गवर्नमेंट को मुख्यमंत्री को जो है उस पर सैंक्शन लेनी पड़ेगी प्रीवियस सैंक्शन प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट अगर सैंक्शन देते हैं तभी वो बिल वो ला सकते हैं। तीसरी चीज़, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती, समझ गए आप, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर अगर मनी बिल ला रहा है, पैसे वाला बिल, और फाइनेंशियल बिल ला रहा है मतलब स्टेट का बजट जो होता है सारी चीज़ें पैसे से रिलेटेड, वैसे बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर में आ रहे हैं तो वो जो बिल है वो प्रेसिडेंट बोल सकता है उस स्टेट गवर्नमेंट को, भाई साहब ये जो बिल है इसको रोक दो आप। समझ, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट वो उनको बोल सकता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें वो प्रेसिडेंट उनको गाइडेंस देगा। वैसी चीज़ होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास खुली छूट नहीं। मतलब हमने ये चीज़ देखी कि 5 जो एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस जो थे सिचुएशन उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने की पावर आ ही जाती, बट उसके बावजूद जब नॉर्मल सिचुएशन है उसमें जब स्टेट गवर्नमेंट के पास फुल्ली छूट है वो अपने लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को। समझ गए? ये इसलिए क्योंकि हमारे देश की जो यूनिटी इंटीग्रिटी इसको बरकरार रखने के लिए ये चीज़ डाली गई। तो इस तरीके से आज का जो हमारा पॉलिटिकल लेक्चर था उसमें हमने सेंटर स्टेट जो रिलेशन है ये वाला टॉपिक इसकी रिवीजन देख ली और जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस थे इसको काफ़ी डिटेल में देखा जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के रिवीजन लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय।